इस चश्मे से आज़ादी मिल सकती है क्या, या सिर्फ ये कहने के लिए? 99% लोगों का चश्मा हट सकता है। हमारी आंख कुदरत का बनाया हुआ एक जबरदस्त कैमरा है। बहुत पके हुए मोतियाबिंद का ऑपरेशन आज की डेट में सॉफ्ट मोतियाबिंद के ऑपरेशन से ज्यादा रिस्की हो जाता है। कितना समय लग जाता होगा? 6 से 7 मिनट लगते हैं। 1 घंटे में मैं लगभग 7 से 8 ऑपरेशन करता हूँ। कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, कोई बेहोशी की जरूरत नहीं है। पेशेंट चलते चलते आते हैं, 10 मिनट के बाद चलते चलते चले जाते हैं। कोई पट्टी नहीं लगाई जाती, कोई टांका नहीं लगता आंख के अंदर। क्या जो कैटरेक्ट का ऑपरेशन है उसमें विजन लॉस की भी चांसेस होते हैं? सबसे गंभीर कारण विजन लॉस के कैटरेक्ट सर्जरी में है। अगर कोई इंसान सर्जरी कराने जा रहा है अपने माता पिता को लेके, तो कौन से 5 सवाल डॉक्टर से पूछने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है जी। कहीं कैटरेक्ट का ऑपरेशन 20,000 में हो जाता है, कहीं 1.5 लाख भी लगते हैं, 2 लाख भी लगते हैं, तो इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आया? क्या व्हाइट के अलावा ब्लैक मोतियाबिंद भी होता है? हाँ, ये बहुत कंफ्यूजन है इसके ऊपर। जब तक कोई नजर इतनी कम नहीं रह जाती कि टनल विजन रह जाए, तब तक पेशेंट्स को नहीं पता चल पाता कि ये काला मोतिया है। कुछ बच्चों में पैदा होते ही मोतियाबिंद होता है ऑलरेडी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे को-होस्ट अभिषेक कुमार नीलमणि हैं। नमस्कार। अभिषेक, अगर कोई सो रहा है और सुबह उठे अचानक से और उसे सब धुंधला दिखने लगे, चेहरे समझ में आए लेकिन पूरी तरह साफ ना हो, मोबाइल हो, बुक्स हो या कोई और भी चीज़ हो, सब कुछ अचानक धुंधली दिखने लगे, तो क्या हो? और भारत में करोड़ों लोगों के साथ ऐसा होता है। हाँ, बिल्कुल। करोड़ों लोग ये देख के हैरान भी होते हैं, लेकिन कोई ये समझ नहीं पाता ये मोतियाबिंद है। जो समझ जाता है वो ये समझता है कि अच्छा अभी पकने दो, ऑपरेशन फिर कभी बाद में करा देंगे। और फिर क्या होता है उसके साथ कि जिंदगी भर के लिए, जो आप धुंधली की बात की है ना, जिंदगी भर उनको सारी चीजें धुंधली ही दिखाई पड़ती। तो अगर हम आपसे कहें कि जो ये कैटरेक्ट सर्जरी होती है, ये न सिर्फ आपकी आंखों की रोशनी वापस ला सकती है, बल्कि आपका चश्मा भी हटा सकती है, तो आप क्या कहेंगे? इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो आंखों से जुड़ी होती हैं, जिनके बारे में आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आखिर अब ये समस्या आई तो करना क्या है, हमको हुआ क्या है और इसका इलाज क्या है। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जाने माने आई सर्जन डॉक्टर नितिन गोयल जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत स्वागत सर। सर, जैसा कि हमने चर्चा की कैटरेक्ट की, मुझे ये बताइए कि आखिर ये मोतियाबिंद होता क्या है, सिंपल भाषा में, ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनको समझ में आए। क्या आंखों पे पर्दा चढ़ गया या कुछ लेंस खराब हो गया, क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, मोतियाबिंद जो है ना, आंख के भीतर के लेंस में धुंध आने को कहते हैं, जिसको हम आम भाषा में सफ़ेद मोतिया, इंग्लिश में इसको कैटरैक्ट बोलते हैं। सही से समझने के लिए आपको ना थोड़ा सा आंख का जो स्ट्रक्चर है, आंख की जो बनावट है, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, हमारी आंख कुदरत का बनाया हुआ एक ज़बरदस्त कैमरा है। ठीक है, हमारा जैसे ये फ़ोन है, ये सबके पास है, इसमें ये सामने में ये कैमरा रहेगा। ठीक है, ये कैमरा के कुछ पार्ट्स हैं। बाहर का इसका कांच हमारी आंख में होती है, बाहर का कॉर्निया या पुतली। इसके भीतर में एक मेन लेंस, हमारी आंख में भी एक लेंस, और इसके अंदर एक सेंसर, जिसमें कि फ़ोटो जो बन रही है वो समझ में आ रही है। और हमारी आंख में वो होता है रेटिना, या इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं आंख का पर्दा। हाँ। ये जो लेंस बीच में है, ये लेंस एक प्रोटीन का बना है, जैसे कि अंडे का प्रोटीन होता है। बचपन से ये पारदर्शी, एकदम क्लियर होता है, और एक उम्र के साथ इस प्रोटीन में कुछ धुंध आ जाती है, सफ़ेदी आ जाती है। इसको हम सफ़ेद मोतिया या कैटरैक्ट बोलते हैं। ओके, तो उसको जो हटाते हैं उसके लिए क्या ऑपरेशन ज़रूरी है और कोई उपाय नहीं है? दवाओं से ट्रीटमेंट नहीं होता मोतिया का? सर देखिए, एक बार आंख का लेंस धुंधला होना शुरू हो गया है तो ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है, कोई ड्रॉप नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई आयुर्वेद की एक्सरसाइज नहीं है, कोई योग नहीं है, जिससे कि ये रिवर्स हो सकता है।
तो आप मुझे ये बताइए, आपने कहा उम्र के साथ, इसका मतलब कम उम्र वालों को नहीं होता होगा ये? ऐसा नहीं है सर। देखिए, किसी भी कारण से अगर लेंस में धुंधलापन आ गया है तो वो सफ़ेद मोतिया या कैटरैक्ट है। नहीं तो फिर किस किस कारण से? इसका सबसे कॉमन कारण है उम्र। आप इसको इजी तरीके से समझिए कि जैसे हमारे बाल हैं, ये एक उम्र के बाद सबके सफ़ेद होने हैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के जल्दी होते हैं, कुछ लोगों के देर से होते हैं। इसी तरह से लेंस का प्रोटीन सबका डीनेचर होना है, लेकिन कुछ उम्र के अलावा भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि चोट लगना, स्टेरॉयड का यूज़, डायबिटीज़, जिन लोगों का चश्मे का नंबर बहुत हाई है, और भी कुछ होमोसिस्टिनूरिया, ये दूसरी चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिस वजह से प्रोटीन जल्दी ख़राब हो जा रहा है। कुछ बच्चों में पैदा होते ही मोतियाबिंद होता है ऑलरेडी, क्योंकि माँ को जब बच्चा गर्भ में था तब किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हुआ। तो एक नेचुरल चीज़ है लेंस का प्रोटीन क्लियर होना, उसमें धुंध होना एक बीमारी है। ये बीमारी किसी भी समय पे आ सकती है। अधिकतर लोगों को, 90% से ज़्यादा लोगों को ये 55 से 65 साल के बीच में आएगी। ऐसा होना ही है, आपको भी आएगी, आपको भी आएगी, मुझे भी आएगी। इसका मतलब देश के जितने भी लोग हैं, मतलब दुनिया के जितने भी लोग हैं, सबको मोतियाबिंद होती है? या तो हमें मोतियाबिंद होगा या फिर मोतियाबिंद होने से पहले हम इस दुनिया से चले जाएंगे। बहुत सिंपल है इसका जवाब। ये गारंटीड है, मतलब जो बोल रहे हैं ये होना ही है, मतलब उतना ही निश्चित है जितना बालों का सफ़ेद होना है। अच्छा, पर कोई उम्र निर्धारित नहीं है कि 60 साल में होगा कि 80 साल में होगा कि 40 साल में होगा, या हो सकता है 20 साल में भी हो जाए? बिल्कुल सही है ये बात कि इसकी उम्र निर्धारित नहीं है, बट हम इस चीज़ को देख सकते हैं। भाई, हम रोज़ 100-200 मरीज़ देख रहे हैं, उसमें हम जान रहे हैं पिछले 20-30 सालों में कि नॉर्मली किस उम्र में होता है। अच्छा, तो वो नॉर्मल एज 55 से 65 है। जिनको जल्दी हो गया उनको 40 की उम्र के आसपास भी हो सकता है, जिनको लेट हो रहा है उनको 75-80 तक भी बहुत ही मामूली मोतियाबिंद है, ऐसा भी होता है। मैंने देखे हैं केसेस अभिषेक। एक मेरे परिचित दोस्त है मेरा, वो 40s में है बंदा, वो और फिट है, जिम जाता है, सब अच्छी डाइट लेता है, सब कुछ हेल्दी है, लेकिन उसको 40s में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना पड़ा। देखिए, जब अगर आपका लेंस बूढ़ा हो रहा है हाँ, तो उसमें धुंध आ जाएगी। और आपने देखा होगा लोग 60, 70, 75, 80 साल में भी ऐसे जवान दिखते हैं। हाँ, तो अगर आप जवान दिखते हैं तो आप दिखते हैं, अगर आपका लेंस जवान दिखता है तो वो जवान देखता भी है। हाँ। सर, क्या वाइट के अलावा ब्लैक मोतियाबिंद भी होता है कोई? हाँ, ये बहुत कंफ्यूजन है इसके ऊपर हाँ। कि सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, हाँ, इन दोनों का सिर्फ नाम सिमिलर है। काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया टोटली अलग बीमारियां हैं। सफ़ेद मोतिया को इंग्लिश में बोलते हैं कैटरैक्ट, लेंस के धुंधलापन होने को कैटरैक्ट कहा जाता है। ठीक है। काला मोतिया एक कंप्लीटली सेपरेट बीमारी है। इसके अंदर आंख का प्रेशर बढ़ने के कारण आंख की नस में डैमेज होता है, और इसकी वजह से नज़र में धुंधलापन नहीं होता, नज़र का घेरा, फील्ड कम होता चले जाता है। जितना दिख रहा है वो तो क्लियर दिखता है, लेकिन पेरिफेरल विजन या साइडों की जो नज़र है वो कम होती जाती है। इसको साइलेंट थीफ ऑफ विजन भी बोलते हैं, कि ये चुपके से नज़र चुराता रहता है, क्योंकि पेशेंट जिसकी 10% फील्ड का लॉस हो गया उसके लिए 90% ही 100% है। अगर 50% लॉस हो गया तो 50% ही 100% है। जब तक कोई नज़र इतनी कम नहीं रह जाती कि टनल विजन रह जाए, तब तक पेशेंट्स को नहीं पता चल पाता कि ये काला मोतिया है। बट क्योंकि दोनों का नाम मोतिया है तो हम ये सोचते हैं कि काला और सफ़ेद मोतिया आपस में उनका कुछ रिलेशनशिप होगा, बट बहुत रिलेशनशिप इनमें नहीं है। काला मोतिया एक अलग बीमारी है। इसका ट्रीटमेंट ड्रॉप से, दवाइयों से किया जाता है। इसका लॉस इरिवर्सिबल है विजन का, वापस नहीं आएगी जी। जितनी तो चली इसको कंट्रोल करना ही इसका इलाज है, कि जितनी बची है उसको बचा के। प्रिवेंशन इज क्योर। यस। या मतलब- लेकिन किसी को पता चल जाएगा कि काला मोतिया है कि सफ़ेद मोतिया है? नहीं सर, ये तो आई टेस्ट करने से ही मालूम पड़ेगा। काले मोतिये के देखिए कुछ चेक पॉइंट्स हैं, जैसे 40 साल की उम्र में हमें एक अच्छा प्रॉपर आई टेस्ट कराना चाहिए, जिसमें आँख के प्रेशर को मापा जाए। आई प्रेशर जैसे ब्लड प्रेशर होता है, उसी तरह से आँख के अंदर के तरल का जो प्रेशर है उसको आई प्रेशर या इंट्राओकुलर प्रेशर बोलते हैं। आँख की नस को देखा जाए कि इसमें कोई डैमेज देखने में लग तो नहीं रहा। अगर इन दोनों चीज़ों की वजह से ये शंका आ रही हो कि भाई शायद इसमें काला मोतिया की शुरुआत हो गई है या एडवांस स्टेज में काला मोतिया है, तो फील्ड टेस्ट या फील्ड चार्टिंग करके ये देखा जाए कि कोई फील्ड में लॉस तो नहीं है। ओके। तो ये एक स्पेशलाइज्ड डिजीज़ है, इसके कुछ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं। आज की डेट में हमारी टीम में भी 2 काले मोतिये के विशेषज्ञ हैं
जो कि सिर्फ इसी में स्पेशलाइज करते हैं। एक बार हमने आइडेंटिफाई करा कि किसी पेशेंट को काला मोतिया है, तो फिर हम डॉक्टर साहब के पास भेजते हैं कि आप इस काले मोतिये को फर्दर मैनेज कीजिए, इनकी दवाई सेट कीजिए, और अगर दवाइयों से नहीं मैनेज हो रहा तो काले मोतिये का एंड स्टेज में ऑपरेशन भी करा जाता है। अच्छा, मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि सर जो कहना चाह रहे हैं रितिन सर की, जो आपके देखने का दायरा होता है ना वो कम हो जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, कैमरा है, इस कैमरे के सामने अगर मैं कोई कागज़ लगा दूं, छेद को छोटा कर दूं, तो आपको विजन कम दिखाई देगा, बाहर का दिखना बंद हो जाएगा। तो काला मोतिया में इस तरह से होता है, मैं समझाने की एक कोशिश है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सही बताया मैंने? एकदम सही। सर इसका कोई स्पेसिफिक कॉज भी है ब्लैक मोतिया का? सर काले मोतिये के बहुत सारे कॉजेज हैं, और काले मोतिये के जो कॉजेज हैं उसकी जांच पेशेंट टू पेशेंट काफ़ी हद तक अलग हो जाएगी। उसमें अलग अलग टाइप्स हैं, उसकी कई ट्रीटमेंट्स हैं, और बहुत ही स्पेशलाइज्ड बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट एक पेशेंट टू पेशेंट कस्टमाइज करना और टेलर करना बहुत ज़रूरी होगा। अब आज भी कई लोग ऐसे हैं रितिन जी, वो ये कहते हैं कि मोतियाबिंद को पकने दो। अब ये पकने दो क्या है, और क्या ये आउटडेटेड वर्जन है, इसको मान लें, या शुरुआती टाइम पे इलाज कराएं, पकने के बाद इलाज कराएं, और पकने का मतलब क्या होता है? बिल्कुल करेक्ट। और ये जो भ्रम है कि मोतियाबिंद को पकने दें, इसका एक बेसिक कारण है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन की टेक्नोलॉजी पिछले 50 साल में बहुत चेंज हुई है। अच्छा। 80 के दशक में जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता था तो आंख में बड़ा सा चीरा लगा कर आंख के अंदर एक एंट्री का रास्ता बना लेते थे। उसके बाद मोतियाबिंद का जो छिलका है, जो लेंस का छिलका है, उसमें उसको फाड़ करके उसमें से पूरा का पूरा मोतिया एक सिंगल गो में बाहर निकाला जाता था। मैंने आपको बताया कि ये जो मोतिया है, जो लेंस है, ये नेचुरली एक जेल, प्रोटीन जेल का बना है। ओके। इसके अंदर एक छोटी सी गुठली बननी शुरू हो जाती है, आप ये समझिए। ये मोतियाबिंद की शुरुआत होती है। जैसे जैसे पकता जाता है तो इस आम की गुठली बढ़ती चली जाती है और बाहर का जो पल्प है वो कम होता जाता है। पुराने ज़माने में जब बड़ा चीरा लगा के पूरे मोतिये को बाहर निकालना होता था तो अगर वो पका हुआ है तो एक ही बार में आ जाएगा। आज जो मॉडर्न कैटरैक्ट सर्जरी है वो उस सर्जरी से बहुत फ़र्क है पिछले 30 साल से। आँख के अंदर जो एंट्री है वो एक छोटे से 2 मिलीमीटर के सुराख से होती है। उसमें से एक सुरंग बना करके हम अंदर लेंस तक पहुंच जाते हैं। लेंस में एक बिल्कुल बराबर गोल 5 मिलीमीटर की ओपनिंग करते हैं। इस ओपनिंग में से जाके लेंस को भीतर ही छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। फिर एक स्पेशलाइज्ड फेको इमल्सिफिकेशन मशीन की टिप को वहीं पर ले जाके इन टुकड़ों को पिघला करके वैक्यूम करके निकाल दिया जाता है और इसकी जगह में एक लेंस प्लेस कर दिया जाता है। क्योंकि सॉफ्ट मोतिया या कच्चा मोतिया या कम पका हुआ मोतिया तोड़ना भी आसान होगा, स्ट्रॉ से सक करना भी आसान होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो बहुत पके हुए मोतियाबिंद का ऑपरेशन आज की डेट में सॉफ्ट मोतियाबिंद के ऑपरेशन से ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो हमें क्यों पकाना है मोतिये को? जब मोतियाबिंद सिग्निफिकेंट हो गया है, ऑपरेशन करने लायक हो गया है, आपकी नज़र को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसका ऑपरेशन कराना सही समय है, ना कि उसको पूरा पकने देना, फिर उसकी डिफ़िकल्ट सर्जरी कराना, उस कॉम्प्लिकेशन के रिस्क में रहना। और ये इस पूरे प्रोसेस में कितना समय लग जाता है? सर कैटरैक्ट सर्जरी एक अच्छे एक्सपीरियंस हैंड्स में 10 से 15 मिनट लगेंगे मात्र। जैसे मैं बहुत सर्जरी करता हूँ, हमारे हॉस्पिटल में हमने फिक्स किया हुआ है कि एक सर्जन एक दिन में 30 से ज़्यादा सर्जरी नहीं करेगा। तो क्योंकि मेरा बहुत प्रैक्टिस है तो 6 से 7 मिनट लगते हैं। 1 घंटे में मैं लगभग 7 से 8 ऑपरेशन करता हूँ जी। 6 मिनट में आप सर्जरी कर देते हैं जी, और बातें करते करते हो जाता है ऑपरेशन। जितना आपने लेकिन ये प्रोसेस बताया तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आंखें बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो इतनी जल्दी कैसे हो जाती? क्या टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है? हैंड्स की तो बात होती है, हैंड्स तो ऑब्वियसली सबसे ऊपर है। सर टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है और मैं अकेला नहीं हूँ। आप समझिए हिंदुस्तान में लगभग 20,000 आई डॉक्टर्स हैं। खाली दिल्ली शहर में 2,000 आई डॉक्टर्स हैं, 500 स्टैंड अलोन आई क्लिनिक्स हैं। सब जगह पे मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रहा है, जिसमें मुश्किल से 7-8 से 10 या 15 मिनट ही स्टैंडर्ड लगते हैं सर्जरी करने के लिए। एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड हाथ में एक रीजनेबली अच्छी मशीन के साथ कैटरैक्ट सर्जरी करना एक सरल चीज़ है। ऑफ कोर्स कुछ मतलब सर्जरी अच्छी होनी चाहिए, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ज़्यादा समय लग सकता है, बट अदरवाइज एक स्टैंडर्ड कैटरैक्ट सर्जरी बहुत ही सरल है, उसमें बहुत समय नहीं लगता। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ के जो कॉलेजेस, जो हमारे यहाँ के
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये विश्व में प्रमाणित है। शंकर नेत्रालय, एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया एम्स, यहाँ से हर साल मेरे जैसे 100 डॉक्टर्स हर साल वेल ट्रेन निकल रहे हैं, हजारों ऑपरेशंस करके। नहीं, ये तो मैं मानता हूँ कि सर इंडिया में मेडिकल बहुत अच्छा है और हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब वर्ल्ड क्लास क्या कहूँ उनसे बेटर है। लेकिन मैं एक सवाल मेरे दिमाग में आया, क्या जो कैटरेक्ट का ऑपरेशन है उसमें विजन लॉस की भी चांसेस होते हैं? देखिए, ऐसी कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा जीवन में ही, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कॉम्प्लिकेशन का चांस नहीं है। आज हम बैठे यहाँ बात कर रहे हैं, अपने अपने घर से गाड़ी में आए हैं, इस गाड़ी का रास्ते में एक्सीडेंट भी हो सकता था, बहुत गंभीर चोट भी लग सकती थी, जान भी जा सकती थी। लेकिन अगर हम घर पे बैठे रहते तो कार एक्सीडेंट में तो नहीं मारे जाते, ये बात पक्की है, लेकिन यहाँ पहुँच भी नहीं पाते। तो कुछ जोखिम, कुछ रिस्क तो हमें हमेशा लेना होगा। हमें इसको नंबर्स में समझना ज़रूरी है। क्या रिस्क है विजुअल लॉस का और क्या उसके कारण हो सकते हैं। सबसे गंभीर कारण विजन लॉस के कैटरैक्ट सर्जरी में है ऑपरेशन के दौरान कोई हादसा, ऑपरेशन के बाद कोई इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शन पहले हफ्ते भर में, या ऑपरेशन में इस्तेमाल करी हुई या उसके इमीडिएटली बाद यूज़ करने वाली दवाइयों से कोई सीवियर रिएक्शन। इसकी मात्रा कितनी है? एक अच्छे हॉस्पिटल में, एक अच्छे सेटअप में, अच्छी सर्जरी के बाद इसका चांस 10,000 में 1 या 2 मीन्स 0.01% या 0.02%। इसकी हार्वर्ड की, इसकी विल्स आई इंस्टीट्यूट यूएस की, इसकी NHS की यूके की बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिसने इसको बेंचमार्क माना है कि अगर आपके हॉस्पिटल में विजन लॉस इस परसेंटेज से ज़्यादा है तो आपको चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और अच्छी बात यह है, इंडिया में भी जितनी स्टडीज़ हुई हैं, हमारे सभी हॉस्पिटल्स में ये बेंचमार्क हमने बहुत अच्छे से मीट किया है। ठीक है, सिर्फ मेरा ही हॉस्पिटल नहीं, हर हॉस्पिटल, लगभग सभी हॉस्पिटल। तो मतलब 10,000 में सिर्फ 1 का है, 1 या 2, और वो भी बहुत खराब किस्मत होनी होगी, और वो भी अगर करेक्ट टाइम पे पहचाना जाए तो विजन लॉस कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं होगा, उसको ट्रीट किया जा सकता है, उसको मैनेज किया जा सकता है एडिशनल मेडिसिन, एडिशनल सर्जरी के साथ। सो कॉम्प्लिकेशन से डरना कैटरैक्ट सर्जरी के लिए तो ऐसा होगा कि भाई आप शेव नहीं करा रहे हैं क्योंकि आपको डर लगता है कि गला कट जाएगा। कट तो सकता है, हो तो मैं अपने व्यूअर को सिर्फ इतना ही कह दूं कि आप एक तो डरिए मत कि आपके विजन लॉस होंगे, पहली चीज़ जो हमने इंट्रो में भी कहा था कि लोग इसी डर से ऑपरेशन नहीं कराते। और दूसरा, ये जो पकने दो वाली बीमारी है ना, इसको भी भूल जाइए। आपको या आपके माता पिता को अगर मोतियाबिंद है तो तुरंत के तुरंत उसको ऑपरेशन कराइए, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसके बाद मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे किसी का चश्मे का नंबर बढ़ा या उसको मोतियाबिंद हुआ, ये क्लियर कैसे करेगा कोई इंसान? देखिए, चश्मे का नंबर बढ़ने का क्या रीज़न है? हमारी आई बॉल जो है ना, ये बचपन से लेके हाथ पैर की तरह ग्रो करती चली जाती है। आई बॉल के साइज से ही डिसाइड होता है कि हमारी आंख फोकस में है या इसको चश्मे की ज़रूरत है। ठीक है। 18-19 साल की आयु के बाद बच्चों की हाथ पैर, नाक, कान सब बढ़ने बंद हो जाते हैं, ऐसे ही आई बॉल भी बढ़नी बंद हो जाती है। तो 19-20 साल की उम्र में जो आपका दूर का चश्मे का नंबर है, लगभग 90% से ज़्यादा लोगों के लिए लाइफ लॉन्ग के लिए आपका यही नंबर रहने वाला है। अगर आपको 50, 55, 60 साल की उम्र में आपकी दूर का नंबर चेंज हो रहा है तो ये मोतियाबिंद का मेन लक्षण है। ओके। चश्मे का नंबर चेंज हो रहा है का मतलब ये है कि आपका दूर का नंबर या तो बढ़ रहा है, दूर का नंबर या तो घट रहा है, या दूर का पहले चश्मा लगता था अब बिना चश्मे के दिखने लगा है दूर का, या पहले चश्मा नहीं लगा हुआ था और अब दूर के लिए चश्मा लगाने की ज़रूरत है। ये चारों सूरतों में चेंज ही हो रहा है और मोस्ट लाइकली ये आपका मोतियाबिंद की शुरुआत का लक्षण है। ओके सर, इसमें आपने हर बार दूर का कहा, तो क्या ये डिजीज सिर्फ दूर की नज़र से जुड़ी हुई है? अगर मेरी पास की नज़र है, उसमें चश्मा लगा मुझे अचानक 40s में आके या 50s में आकर के, तो क्या ये भी मोतियाबिंद का लक्षण हो सकता है, वजह हो सकती है? बिल्कुल लक्षण हो सकता है हमारे। मैंने दूर का इसलिए कहा क्योंकि ये सब लोगों पे अप्लाई करता है। अच्छा। अब जो हमारी पास की नज़र है, वो हमारी आंख के अंदर एक मसल होती है, मांसपेशी होती है, जिसको हम सीलियरी मसल बोलते हैं। ये सीलियरी मसल जोर लगा करके दूर की नज़र को अकोमोडेट करके पास का दिखा सकते हैं। थोड़ी सी गहरी बात है, फिर से बताता हूँ।
आपने फोन में कभी फोटो लिया होगा, हाँ, तो आजकल पोर्ट्रेट मोड में फोटो लेते हैं, बहुत अच्छी फोटो आती है, हाँ, आपको मैं बैठा हुआ बहुत बढ़िया नजर आऊंगा, पीछे का बैकग्राउंड ब्लर। हाँ, भगवान ने हमारी आंख को इसी तरह से बनाया है, हर कैमरा को इसी तरह से बनाया है। आंख भी पोर्ट्रेट है। जब आप पास की नजर देख रहे हैं तो दूर का सब धुंधला हो जाता है। आपके व्यूअर अगर अभी हमें मोबाइल पे देख रहे हैं तो उनको मोबाइल के पीछे सारी दुनिया धुंधली दिख रही है। ये अकोमोडेशन के लिए एक मसल का इस्तेमाल होता है। ये मसल 40 साल की उम्र के बाद इसकी स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो जाती है, इसीलिए लोगों का दूर और नज़दीक का चश्मा अलग अलग हो जाता है। इसीलिए बाइफोकल लेंस लगाना पड़ता है, प्रोग्रेसिव लेंस लगाना पड़ता है। जिनको दूर का चश्मा नहीं है उनको पास का चश्मा लगाना पड़ता है। सो दूर का जो नंबर है वो आपके आईबॉल के साइज से है, और पास का जो नंबर है वो आईबॉल के लेंस की इलास्टिसिटी जो कि मसल से कंट्रोल हो रही है उससे है। अब ये तो उम्र के साथ चेंज होना ही है, लेकिन अगर दूर का चेंज हो रहा है मतलब कि मोतियाबिंद का लक्षण है ही। पास का भी बदलेगा क्योंकि वो तो उसी के ऊपर एडिशन कर रहा है, लेकिन वो उम्र की वजह से है या दूसरे की वजह से कहना मुश्किल है। साथ ही साथ मोतियाबिंद के दूसरे लक्षण ये है कि अगर आप धूप में जा रहे हैं और आपकी नज़र एकदम धुंधली हो जाती है, लेकिन घर में आते हैं लाइट्स पीछे से आ रही है तो आपको अच्छा दिखता है, ये भी मोतियाबिंद के लक्षण है। कभी आपको लग रहा है कि नज़र बहुत अच्छी है, कभी लग रहा है कि भाई अब तो सबटाइटल्स नहीं पढ़े जा रहे, ये भी मोतियाबिंद के लक्षण है। सो मोतियाबिंद के अंदर चश्मे का नंबर बदलना, लाइटिंग कंडीशन चेंज होने पे आपकी क्वालिटी ऑफ विजन चेंज होना, दिन में क्वालिटी ऑफ विजन का फ्लक्चुएट करना, ये सभी चीज़ें मोतियाबिंद के लक्षण है। आसान चीज़ है, आपकी आँख का लेंस, कैमरा का जो लेंस है उसमें धुंध है, अगर उसमें धुंध है तो वो कहीं ना कहीं तो दिखेगा। अगर आपको दिख रहा है तो चांस ये है कि ये मोतिया है। एक बार जांच कर लेते हैं, जांच करके डॉक्टर को भी नजर आ जाएगा मोतिया है कि नहीं। अगर है तो उसका ट्रीटमेंट आसान है कि इसका ऑपरेशन करना है। कुछ लोग सर शिकायत करते हैं कि उनको जो शाम का टाइम होता है ना, स्पेसिफिकली जो जब सूरज डूबता है उस टाइम कुछ विजन ज़्यादा धुंधला हो जाता है पास का, ऐसा भी होता है क्या, क्यों होता है? सर इसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं। हो सकता है उनकी आंख में थोड़ा सा चश्मे का नंबर हो और जिस समय पे लाइट कम हो जाती है उस समय पे उनकी नज़र कुछ धुंधली हो जाती है। खास करके जिन लोगों का सिलेंड्रिकल नंबर होता है आंख में, ऐसा उनके केस में काफ़ी हद तक होता है, रात में गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है। बट ये मोतियाबिंद का तो बहुत खास ही लक्षण है ना, कि जब रोशनी कम होती है तो नज़र खराब होने लगती है। देखिए आंख का जो लेंस है वो पारदर्शी है, एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर से पूरी लाइट जा रही है। 100 वाट का बल्ब जल रहा है तो मेरी आंख को दिख रहा है कि 100 वाट है। जब इसमें धुंध आनी शुरू होगी तो मेरे ब्रेन को वो 100 वाट का बल्ब 50 वाट का दिखना शुरू हो जाएगा। अगर लाइट ही 10 वाट की है तो वो 5 ही वाट रह जाएगी, तो ज़्यादा जोर पड़ेगा, ज़्यादा मुश्किल लगेगा, नॉर्मल नेचुरल बात है। अच्छा सर, एक जैसे मिथ है लोगों के अंदर, कुछ लोग कहते हैं कि आई ड्रॉप डाल लो, कोई कहता है देसी कोई दवा है हर्बल उसका यूज़ कर लो, योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो, क्या इससे मोतियाबिंद सही हो सकता है 1% क्योंकि लोगों के अंदर ये मिथ हो सकता है, या सिर्फ ऑपरेशन? आंखों को यहाँ से दबा दो, आंखों को वहाँ से दबा दो। बहुत सारे लोग आ गए टेक्निक बताने वाले कि हम ये कर देंगे, बाबा भी आते हैं कि हम ऐसी दवा दे देंगे कि सही हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ आप इस मिथ को अभी क्लियर करें। देखिए बहुत सारी हमारे ना पुरानी प्राचीन चीज़ें चली आ रही हैं। मैं बहुत आदर करता हूँ आयुर्वेद का, योग का, यूनानी का, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बोलते हैं हम इसको। अगर कोई चीज़ इतने सालों से चली आ रही है और वो प्रमाणित है, उसके हमारे पास एविडेंस है कि वो काम करती है, तो वो अच्छी ही होगी। लेकिन आपको समझना होगा कि ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है। आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे, आप अच्छी चीज़ें खाएंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे, इससे आप बीमारी से बचेंगे। लेकिन एक बार आपको बीमारी हो गई है तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। मुंह अपनी सुबह की थूक आंख में लगा लेना, कभी कोई जड़ी बूटी आंख में डाल लेना, कोई चीज़ दूसरी कर लेना, इस सब से आप बताइए कि क्या आपके आईफोन का लेंस धुंधला हो गया है, ऊपर से कुछ भी डाल दो, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दो, बैटरी चार्ज कर दो, ये लेंस कैसे चेंज करे बिना ये अच्छी फोटो ले सकता है? नहीं ले सकता। बहुत सिंपल बात है। इसीलिए इसमें इस कंफ्यूजन में कुछ रखा ही नहीं है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, फ़ोन के ज़रिए आपने जो समझाया, ये फैक्ट है। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस तरह के नीम हकीम के चक्कर में ना पड़ें और एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें आप जाकर के, अगर आँख में कोई दिक्कत है आपके तो। मेरा सवाल ये है कि आपने अब तक कितने ऑपरेशन किए होंगे लगभग? देखिए मैं इसका स्कोर रखना तो बहुत मुश्किल है, फिर भी एक अंदाजन अगर लगभग 30 से 40 हज़ार के बीच में। 30 से 40 हज़ार। और बहुत सारे पेशेंट आपके पास आते होंगे आँखों के,
वो आपसे क्या सवाल करते हैं? ऑपरेशन करने से डरते हैं, इंजेक्शन लगाने से डरते हैं, या क्या उनके अंदर होता है जो कहता है कि उनको डराता है? यार क्योंकि आँख बहुत सेंसिटिव चीज़ है, जैसा हम बार-बार कह रहे हैं, वो डरते ज़रूर होंगे। उस डर को आप कैसे दूर करते हो? देखिए, डर स्वाभाविक चीज़ है। हम सब लोग डरते हैं, आप भी डरते हो, मैं भी डरता हूँ। हम किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते हैं? हम उस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते हैं जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, 6 साल का और एक 3 साल का। जब मैं पहली बार उनको बाल कटवाने के लिए लेके गया, वो कितना रोए, हाँ, मैं भी रोया होऊंगा। देखिए, ऑपरेशन जो है, इसको हिंदी या सर्जरी, इसको हिंदी में हम बोलते हैं शल्य चिकित्सा। हाँ। मतलब बॉडी के ऊपर कोई फिजिकल चेंज, राइट? जिस फिजिकल चेंज का आपको नहीं पता, आपको उससे डर लगेगा। चाहे वो शेव करना है, चाहे बाल कटाना है, चाहे नाखून काटना है। बच्चे इससे डरते हैं, बड़े ऑपरेशन से डरते हैं। आँख का ऑपरेशन में कोई इंजेक्शन नहीं है। आज मॉडर्न ऑपरेशन में अच्छा। कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, कोई बेहोशी की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट चलते चलते आते हैं, 10 मिनट के बाद चलते चलते चले जाते हैं। कोई पट्टी नहीं लगाई जाती, कोई टाँका नहीं लगता आँख के अंदर। सर्जरी वर्चुअली पेनलेस है। सर्जरी के रिजल्ट्स इंस्टेंट है। मतलब उस दिन थोड़ा धुंधलापन होगा, लेकिन अगले दिन जब आप सुबह उठोगे तो एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा। ऐसा 99% ऑफ केसेस में होगा। तो डरने की बात तो कुछ भी नहीं है, लेकिन डरना तो स्वाभाविक है। आज अगर मुझे अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना होगा, 40,000 ऑपरेशन करने के बाद भी, तो भी एक बार टेबल पे लेटने से पहले गहरी सांस तो मुझे लेनी होगी। हे भगवान, ठीक से हो जाए, ऐसा ना हो कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा ना हो कोई अनहोनी हो जाए। तो ठीक है, इसीलिए तो हम मंदिर भी जाते हैं, इसीलिए तो हम आस्था भी रखते हैं कि लाइफ में हमारे साथ कुछ गलत ना हो। बिल्कुल। अच्छा, जब आप ऑपरेशन करते हैं एक पेशेंट को, मतलब क्या होता है वहाँ? ऑपरेशन आता है, टेबल पे लेट जाता है, आप कह रहे हैं इंजेक्शन नहीं आते आजकल, तो कैसे होता है? छोटा सा प्रोसेस आप बताएंगे। देखिए, मोतियाबिंद के ऑपरेशन को सरल भाषा में अगर मैं बताऊं तो ये एक टेबल पे किया जाता है और आँख बहुत छोटी है, तो इसको मैग्नीफाई करने के लिए हम माइक्रोस्कोप में देख करके ऑपरेशन करते हैं। जो हम माइक्रोस्कोप में देख रहे होते हैं, वो एक बड़ी हमारे यहाँ स्क्रीन भी लगी होती है, ताकि ऑपरेशन थिएटर में जो भी हमारे को असिस्ट कर रहे हैं वो भी एग्जैक्टली देख सकते हो कि हम किस पोजीशन में पहुंच गए। ऑपरेशन को अगर मैं सरल शब्दों में एक्सप्लेन करूं तो इसके 3 पार्ट हैं। पहला है आँख का प्रिपरेशन, दूसरा है आँख में से मोतिये को निकालना, और तीसरा है आँख में लेंस डालना। आँख का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? हम आँख के अंदर एक छोटा सा 2 मिलीमीटर का कट लगाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं आँख में एंट्री करने का। ये सुरंग से हम आँख के लेंस तक पहुँचते हैं, जो कि एक फल की तरह है। इस फल का जो छिलका है, इसमें हम एक गोल 5 मिलीमीटर की ओपनिंग बनाते हैं। अंदर का जो लेंस में मोतिया बना हुआ है, जो गुठली बनी हुई है, उसको हम छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक करते हैं और वैक्यूम करके स्ट्रॉ की तरह इसको कंप्लीटली बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो गया सेकंड पार्ट, आँख में से मोती को निकालना। अब ये जो सुरंग का जो रास्ता है, इसी में से एक फोल्डेबल लेंस, एक लेंस को रोल करके इस रास्ते में से पिरो के उसको आँख के अंदर पहुंचा देते हैं, जो कि अंदर जा करके खुल जाता है और इसी छिलके के अंदर बैठा रहता है। और ये लेंस आपकी आँख का पार्ट बन जाता है, लाइफ लॉन्ग क्लियर रहता है। इसको कोई मेंटेनेंस, कोई चीज़ कभी नहीं चाहिए। आपको ये लेंस कभी फील नहीं होगा, ये लेंस अपनी जगह से कभी हिल नहीं सकता, तो ये एकदम परमानेंट है। तो ये इसकी नज़र भी कमज़ोर नहीं होगी और इस पे मोतिया भी नहीं होगा दोबारा? सर, इसमें कुछ भी नहीं होगा। अच्छी कंपनीज, अच्छी क्वालिटी के लेंसेज, देखिए लेंसेज पिछले 40+ सालों से अवेलेबल है, तो इसका डेटा बहुत क्लियर है। हम इन लेंसेज को, अगर कोई छोटा बच्चा है जिसको जन्म से कैटरैक्ट है, कॉन्फिडेंटली हम उनकी आंख में ये लेंसेज इम्प्लांट करते हैं, सोच के कि ये बच्चा 100 साल जीने वाला है और इस आंख के अंदर ये लेंस 100 साल तक क्लियर रहना चाहिए। और इसके पीछे बहुत रिसर्च है कि ये लेंसेज नहीं खराब होते किसी भी चीज़ से और ना ही ये कुछ मांगते। हाँ, कुछ लेंसेज और कुछ आंखें इस तरह की बनी है कि उनके पीछे समय के साथ एक झिल्ली, पतली सी मेम्ब्रेन आ सकती है, झिल्ली की तरह। आपने सुना होगा बड़े लोगों की, मोतिया का ऑपरेशन कराया था, 1.5-2 साल के बाद अब फिर धुंध आ गई। ये झिल्ली है जो कि लेंस और उसके छिलके के बीच में ग्रो कर गई। अगर आ जाए तो इसका एक लेज़र, यैग लेज़र कहा जाता है, 2 मिनट का प्रोसीजर है, कोई ऑपरेशन नहीं है, टच नहीं किया जाता आँख को। दूर से लेज़र की किरणों से इस झिल्ली के अंदर एक सुराख बना दिया जाता है, जो कि लाइफ लॉन्ग के लिए परमानेंट है। वो लेंस तो पूरा क्लियर ही है, पीछे की झिल्ली हमने हटा दी, तो
फिर रास्ता खुल गया आपको। तो फिर इस clearly ऑपरेशन में दिखे। सर कोई दर्द पेन कुछ होता है, फील होता है मरीज? मोतियाबिंद के ऑपरेशन में आपको महसूस होगा कि ऑपरेशन चल रहा है। आपको एक बहुत ब्राइट लाइट की तरफ देखना होगा। ऑपरेशन में एनेस्थीसिया आई ड्रॉप से दिया जाता है, जिससे कि आंख सुन्न हो जाती है, आपको पेन नहीं फील होगा। लेकिन ऑपरेशन के दौरान जो आंख के अंदर प्रेशर ऊपर नीचे होगा, मोतिया निकलने का और लेंस डलने का, आपको वो महसूस होगा कि कुछ चल रहा है, बट पेनफुल नहीं होता। मैं तो नॉर्मली मेरे पेशेंट से ऑपरेशन के दौरान बातें करता रहता हूँ ताकि उनका ध्यान भटका रहे। क्योंकि अगर और- ध्यान नहीं भटेगा एंजाइटी हो जाती है पेशेंट को देखते देखते, कुछ ऐसा कई बार होता है ना आदमी। देखिए, कुछ लोग एंग्शियस होते हैं तो हम हाँ। उनको सर्जरी से पहले एक एंग्जाइटी की गोली दे देते हैं ताकि वो थोड़े काम हो जाए। हाँ, हाँ। और हाँ, बाकी एनेस्थीसिया टीम होती है, अगर किसी तरह की कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो तो वो भी हेल्प एक एंजाइटी और होती होगी उनको, एक कब हम टीवी देखेंगे, कब हम मोबाइल चलाएंगे, कब हम ड्राइविंग करेंगे, कब हम ऑफिस जाएंगे, वो ऑपरेशन के दौरान उनके दिमाग में चलता होगा। वो कैसे कब तक हो जाता होगा? क्योंकि आज की डेट में स्क्रीन देखना लोगों को एक आदत सी हो गई है, 3-4 घंटे ना देखे तो फिर रहा नहीं जाता। तो कब से देखना शुरू कर देंगे टीवी, मोबाइल, ड्राइविंग, ऑफिस? हमारी आंख तो बनी ही है देखने के लिए। हम्म, ऑपरेशन के बाद आप अपनी आंख से कुछ भी देख सकते हैं। देखने से ना आपका ऑपरेशन, ना लेंस, ना आंख, कुछ भी खराब नहीं होने वाली। मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि ऑपरेशन से अगले दिन से ही आप वो हर चीज़ कर सकते हैं जो कंफर्टेबल है। अच्छा। आप सूरज की रोशनी में जा सकते हैं, घर की सभी लाइटें जला सकते हैं, फ़ोन, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप जो मर्जी यूज़ कीजिए, पढ़ाई करिए, ये सब की कोई रोक टोक नहीं है। तो नज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्योंकि आपकी नज़र सडनली चेंज हुई है, जिस आँख में नज़र कम थी अब उस आँख की नज़र ज़्यादा हो गई है, शायद दूसरी आँख से भी ज़्यादा अच्छी हो गई है, तो थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। कभी हेडेक हो सकता है, अच्छा। कभी थोड़ी सी आपको भारीपन सा लग सकता है, कभी थोड़ा दिल कच्चा हो सकता है इस वजह से। ये बातें नॉर्मल है, स्वाभाविक है, लेकिन कोई ऐसा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है अच्छा। कि अगर आपने देख लिया तो आंख खराब हो जाएगी। कुछ नहीं खराब होगा। हो सकता है आप देखोगे आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा हो, ग्रेजुअली कोई भी चीज़ इंक्रीज करेंगे तो बेटर उसका। तो सिर्फ एक दिन के लिए आप रोकते हैं। प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं ऑपरेशन के बाद? सर, ऑपरेशन के बाद में देखिए 10 से 15 मिनट का ऑपरेशन, टोटल हॉस्पिटल स्टे 2 से ढाई घंटे, इसके बाद कोई बेड रेस्ट नहीं है। हम टिपिकली 90% से ज़्यादा पेशेंट्स को बैंडेज भी नहीं करते। 2 घंटे के बाद वो आई ड्रॉप्स शुरू कर सकते हैं। जिस दिन ऑपरेशन कराया है उस दिन आँख में धुंधलापन तो होगा ही, थोड़ा बहुत आपको इरिटेशन, पानी आना, हल्का फुल्का दर्द हो भी सकता है। टिपिकली नेक्स्ट मॉर्निंग से विजन पूरी क्लियर हो जाती है और ये पेन, डिस्कम्फर्ट लगभग ना के बराबर हो जाता है। अगले दिन हम यूजुअली पेशेंट्स को देखते हैं और मैं प्रिकॉशन में सिर्फ 4 चीज़ें कहता हूँ। आँख को मसलना नहीं, आँख में चोट ना लगे, आँख में धूल मिट्टी ना जाए और आँख में पानी ना जाए। इस चीज़ का खास ख्याल पहले 2 से 3 दिन रखें और कैजुअली इसका ख्याल 1 महीने तक रखें। ओके। ठीक है, मतलब कि 2 दिन के लिए गले से नीचे नीचे नहा लो, तीसरे दिन से आंख बंद करके मुंह भी धो सकते हैं, सिर भी धो सकते हैं, साबुन भी लगा सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद आप बालों में कलर भी लगा सकते हैं, आंख में काजल भी लगा सकते हैं, फेस पे कोई क्रीम भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते सामान्य हो जाता है। सर, एक आजकल और बड़ी चीज़ है स्क्रीन टाइम। बच्चे मोबाइल बहुत देखते हैं, गेम्स खेलते हैं, टीवी देखते हैं। क्या ये चीज़ हमारे विजन को इम्पैक्ट करती है? हैं। बहुत अच्छा सवाल है द्विवेदी जी। क्या स्क्रीन टाइम हमारी आंखों को खराब कर रही है? इसके पीछे बहुत रिसर्च है। देखिए, स्क्रीन्स नई चीज़ है, हमेशा से नहीं थी। हमारे पास छोटे डिवाइसेस हमारे हाथ में पिछले 20 से 25 साल से ही हैं और हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखते चले जा रहे हैं। बहुत रिसर्च बताती है कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, बट इसके साथ ही साथ ऐसी भी रिसर्च है जो बताती है कि शायद इसकी वजह से नहीं बढ़ रहा है। इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। स्क्रीन्स में क्या ऐसा कुछ है जो आंख को खराब करता है, इसकी रिसर्च डिबेटेबल है। अच्छा। लेकिन स्क्रीन दिमाग को खराब करता है, इसकी रिसर्च बिल्कुल डिबेटेबल नहीं। आपका अटेंशन स्पैन कम करता है, एंग्जाइटी बढ़ाता है, आपको परेशान करता है और इस वजह से बहुत चीज़ें होती हैं। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से ड्राई आइज ज़रूर होती है, जिससे कि ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, जिससे कि हेडेक होता है। ये चीज़ें हम अच्छे से समझते हैं, बट क्या इससे चश्मे का नंबर बढ़ता है और यह आँख को ख़राब करता है, इसकी रिसर्च कुछ हद तक डिबेटेबल है। आप खुद भी सोच सकते हो, 10 में से 3 लोगों को आज चश्मा लगा है, बाकी 7 लोग भी तो स्क्रीन देख रहे हैं, हाँ, देखते हैं। उनको क्यों नहीं लगा?
अब और ये- किसी को क्यों लगा है, इस बात का जो है ना क्लियर जवाब, सरल जवाब कहना मुश्किल है। डेफिनेटली ये हम जानते हैं कि जितनी स्क्रीन छोटी होगी और आपके नज़दीक होगी उतना स्ट्रेन ज़्यादा पड़ेगा, उतना ज़ोर ज़्यादा लगेगा। जितनी स्क्रीन दूर होगी और बड़ी होगी वो उतनी ज़्यादा आरामदायक है, उतनी ज़्यादा नेचुरल है आपके लिए। तो इसीलिए इतना तो हम क्लियरली जानते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने ड्राई आइज की बात की, तो अगर ड्राई आइज है तो कोई ऐसी ड्रॉप, सामान्य व्यक्ति जो किसी को जो हेल्दी है और ड्राई आइज है, कोई ऐसी ड्रॉप यूज़ करते हैं, वो ठीक है करना, या कौन सी कर सकते हैं? सर ओवर द काउंटर ड्राई आइज की ड्रॉप्स विश्व भर में मिलती हैं। ये लुब्रिकेंट्स होते हैं और बहुत सारी कंपनीज की आती है, टीयर्स के नाम से आती है, अलग अलग नाम से अलग अलग कंपनीज की। ये ड्रॉप्स कुछ भी नहीं है, बेसिक पानी है। इनका जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे नॉर्मल आँख के आंसुओं के बराबर बराबर है। अच्छा, ये एकदम सेफ है, बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी इसको यूज़ कर सकते हैं आँख को साफ रखने के लिए। अगर आपकी आइज़ में आपको थोड़ी बहुत इरिटेशन है और आप बाज़ार से खुद आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स परचेज करके डाल रहे हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आपको यहाँ तक रुक जाना होगा। अगर आपको तकलीफ़ आँख में है और आर्टिफिशियल टीयर्स से वो ठीक नहीं हो रही, तो मुझे लगता है आपको एक अच्छे आई डॉक्टर से टेस्ट कराना चाहिए। फ़ोन पे पूछ के नहीं, केमिस्ट से पूछ के नहीं, चश्मे की दुकान में पहुँच के नहीं करना है। आप गूगल से मत पूछिए, पूछिए गूगल से, चैट जीपीटी से। आपको जानना होगा अपनी बीमारी के बारे में, अपनी आँख के बारे में, लेकिन एक बार डॉक्टर को दिखाने के बाद पूछिए। जो टर्मिनोलॉजी वो बता रहे हैं उसको जब आप गूगल से पूछेंगे ना, तो आपको बिल्कुल सरल शब्दों में अच्छी क्लैरिटी के साथ सही चीज़ मिलेगी, सही गाइडेंस मिलेगी, जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सर हम दोनों को चश्मा लगा है, आप देख रहे हैं, इस चश्मे से आज़ादी मिल सकती है क्या, या सिर्फ ये कहने के लिए? 99% लोगों का चश्मा हट सकता है। 99% हमारा हट सकता है? जी बिल्कुल। क्या हटवाना चाहिए या नहीं, इसके लिए आई टेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, देखिए चश्मा तो आपका हट जाएगा और अलग अलग एज में अलग अलग टेक्निक है चश्मा हटाने की। ओके। बट आपके लिए वो टेक्निक के साथ क्या आप सेटिस्फाइड होने वाले हैं या नहीं, इसके लिए एक अच्छी आंखों की जांच करनी पड़ेगी। अब मोतियाबिंद को ही ले लीजिए। हम जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं तो उसमें एज अ साइड इफेक्ट 80 to 90% लोगों का चश्मा वैसे ही हट जाता है। ठीक है, वो नहीं मांग रहे तो भी हट जाता है। ठीक है। जिसको नहीं लगा हुआ उसको ऑपरेशन के बाद भी नहीं लगेगा, अच्छा, जिसको लगा हुआ है उसका ऑपरेशन के बाद भी हट जाएगा। ऐसा ही होता है। लेकिन जिसका दूर का पावर, जैसा आपने कहा, जैसे मेरा दूर का पावर ख़राब है तो मेरा कैसे हटेगा? किसी का नज़दीक का पावर ख़राब है तो कैसे हटेगा? क्या तरीका होता है? देखिए थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है। हाँ बिल्कुल। हमारी जो आँख का आई बॉल का साइज है ना, देख चश्मा लगा क्यों हुआ है? चश्मा इसलिए लगा हुआ है कि आँख का जो कैमरा है ये फोकस में नहीं है, आउट ऑफ फोकस है। इसमें कोई बीमारी नहीं, ठीक है, सिर्फ ये आउट ऑफ फोकस है। ठीक है। अब इसको फोकस में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बाहर से एक लेंस पहन लेते हैं। ये आउट ऑफ फोकस है क्यों? क्योंकि आई बॉल का जो साइज है, अगर मेरी आँख नॉर्मल साइज की है, ये पूरी कंप्लीट बॉल 22 mm की है, आपकी आँख शायद इससे थोड़ी बड़ी है, इसलिए इसके अंदर बनने वाली फोटो जो पर्दे पे पड़नी चाहिए थी वो पर्दे से थोड़ी सी आगे क्लियर है, पर्दे में थोड़ी धुंधली है। ओके। हम बाहर से चश्मे का लेंस लगाते हैं तो ये फोकस चेंज हो जाता है, ये पर्दे में पड़ने लगता है, हमें क्लियर दिख जाता है। ठीक है। हमारी आँख के भीतर जो लेंस है जिसमें मोतिया हो रहा है, होएगा, ये लेंस का भी एक पावर है। अगर हम इस लेंस को आँख से निकाल रहे हैं और इसकी जगह में दूसरा लेंस डाल रहे हैं, तो ये जो दूसरा लेंस लगाया जा रहा है उसका पावर हमने सिलेक्ट करना है। तो एक मैथ्स इक्वेशन से हम सिंपली कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं कि कितने नंबर का लेंस लगाएंगे जिससे कि दूर का चश्मा हट जाएगा। अच्छा। और ये स्टैंडर्ड हर मोतियाबिंद के ऑपरेशन में किया जाता है। और सही लेंस के चुनाव के बाद, सही पावर के चुनाव के बाद, हर आदमी का मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद चश्मा हटना ही चाहिए। ये टारगेट सिर्फ मेरा नहीं, आज की डेट में मॉडर्न कैटरैक्ट सर्जरी में विश्व भर में सारे आई डॉक्टर्स का होता है। और हम इस टारगेट को मोर देन 80 to 90% ऑफ पेशेंट्स में अचीव तो स्टैंडर्ड बेसिस पे करते ही हैं। अब कुछ आंखें ऐसी हैं जिनके अंदर स्टैंडर्ड लेंसेज से नंबर एग्जैक्टली 0 नहीं होगा। कैसी, कौन सी आंखें? सबसे कॉमन इसमें है सिलेंड्रिकल पावर वाली आंखें।
आप चश्मा लगाते हैं, आप भी चश्मा लगाते हैं, शायद इसमें आपको पता होगा कि थोड़ा सा सिलेंड्रिकल नंबर है, तिरछा नंबर है। जब चश्मे बनवाते हैं तो उसके अंदर एक एक्सिस लिखी रहती है। ये क्या है और क्यों है? आंख के लेंस के अलावा आंख में जो दूसरा लेंस है, ये बाहर का हमारा कॉर्निया कांच है। ये कांच एकदम ऐसे राउंड शेप का होता है, बॉल की तरह। कुछ लोगों का ये कांच थोड़ा सा चपटा होता है, अंडाकार होता है, रग्बी बॉल की तरह, ठीक है। इसीलिए इसके अंदर एक एक्सिस में पावर दूसरे एक्सिस से अलग है। इस वजह से ये आंख के अंदर सिलेंड्रिकल फोकस खराब कर रहा है। हम इसको चश्मे में काउंटर बैलेंस करते हैं। चश्मे में लगने वाला लेंस भी सिलेंड्रिकल पावर का होगा, तो पीछे पर्दे में बनने वाला दृश्य पूरा फोकस में आ जाएगा। हम मोतियाबिंद के ऑपरेशन में भी सिलेंड्रिकल लेंस आंख में इम्प्लांट अगर कर दें तो ये चश्मा भी हटाया जा सकता है। अच्छा। इन लेंसेज को टॉरिक लेंसेज कहा जाता है, बहुत कॉमन है और अब तो उतने कॉस्टली भी नहीं रहे, तो लगभग सभी केसेस में यही होता है। अगर हम हर पेशेंट में टॉरिक लेंस का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसको छोड़ दें कि भाई चलो कॉस्ट कोई फैक्टर नहीं है, तो फिर 100% पेशेंट्स का चश्मा हटना चाहिए। तो इसका मतलब इसीलिए जो 80 से 90% मैं बोलता आ रहा हूँ वो इस वजह से है कि कुछ लोग ये चीज सिलेक्ट नहीं कर पाते कि भाई 20,000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा होगा टॉरिक का, तो कोई बात नहीं, हम चश्मे में ही सिलेंड्रिकल पावर पहन लेंगे। अब सर ये मोनोफोकल, मल्टीफोकल, EDOF ये क्या है? आपने टॉरिक तो बताया, ये सब क्या लेंसेज होते हैं? आम आदमी कैसे समझे इनको? ठीक है, दोबारा ये टेक्निकल सवाल है, थोड़ा सा सबे लेके समझाऊंगा। कुछ टेक्निकल बातें भी होनी चाहिए ना, डॉक्टर साहब के साथ बैठे हुए तो। देखिए, मोनोफोकल लेंस एक स्टैंडर्ड लेंस है। अच्छा, ठीक है, पिछले 30 साल से चला आ रहा है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, बहुत बढ़िया लेंसेज है। ये अलग अलग पावर्स में आते हैं। मुझे आज अपनी आंख का अगर कैटरैक्ट सर्जरी कराना है तो मेरी आई के अंदर कैटरैक्ट है, डॉक्टर देख के बताएंगे। आंख का साइज कितना है, कॉर्निया का पावर कितना है, लेंस की दूरी कितनी है, ये कुछ मेजरमेंट्स लेंगे। इन सभी मेजरमेंट्स के बाद मोतिया निकाल के कौन सा मोनोफोकल लेंस किस पावर का लगे, ये करेक्ट चुनाव करने से मेरा दूर का नंबर प्रैक्टिकली 0 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, मोनोफोकल यानी कि एक फोकस, इसका मतलब ही है कि ये सिंगल फोकस का लेंस है। इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से और कॉमन सेंस के हिसाब से इसको दूर का फोकस सेट किया जाता है, क्योंकि हमने दूर का हर समय देखना है, पास का कभी कभी पढ़ना है। तो मोनोफोकल लेंस के साथ आपकी दूर की नज़र 100% बहुत अच्छी आएगी और नज़दीक के लिए रीडिंग ग्लास लगाना पड़ेगा। अगर आपकी आंख में थोड़ा सा सिलेंड्रिकल पावर है तो आप मोनोफोकल टॉरिक लेंस ले लेंगे, उससे आपकी दूर की नज़र बहुत अच्छी आएगी, पास का चश्मा लगाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया। नज़दीक का चश्मा हमें लगाना क्यों पड़ रहा है इसके बाद भी, क्योंकि हमारी आंख की जो अकोमोडेशन वाली मसल है, जो इलास्टिसिटी है, वो तो हमने हटा दी लेंस की, उसकी जगह एक्रिलिक सिंगल सॉलिड लेंस लगा दिया। तो अब ये चेंज तो कर नहीं सकता अपनी पावर दूर और पास के लिए, तो इसके लिए बने हैं कुछ स्पेशलाइज्ड लेंसेज जिसके अंदर दूर और पास दोनों की पावर हो। अच्छा, जैसे कि मल्टीफोकल लेंस। ठीक है। जो लेंस है उसका जो ऑप्टिक है, उसका जो पावर है, अगर वो मोनोफोकल रहेगा सिर्फ दूर का दिखाएगा, ऊपर से चश्मा पहन के पास का दिखाएगा। जो मल्टीफोकल है उसमें कुछ रिंग्स हैं, छल्ले हैं, एक दूर का, एक नज़दीक का, एक दूर का और एक नज़दीक का। ये आंख के अंदर आने वाली सारी लाइट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती है। एक तो दूर की जो प्राइमरी है, मैक्सिमम लाइट तो वो यूटिलाइज करता है, बट नज़दीक से आने वाली लगभग 30% लाइट को ये एक 30 से 40 सेंटीमीटर, मतलब 1.5 फुट की दूरी पे बहुत अच्छी फोकस दे देता है। तो जो हमारा रीडिंग डिस्टेंस है फ़ोन का, लैपटॉप का, इस डिस्टेंस पे अखबार का आपको चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये होगा मल्टीफोकल लेंस। मल्टीफोकल लेंसेज को आज 10 से 15 साल हो गए, हम लोग कई हज़ारों लेंसेज इम्प्लांट कर चुके हैं, पेशेंट्स बहुत ही खुश हैं। आप सोचो कि चश्मा कोई नहीं लगाना चाहता। जो हमारी घर की लेडीज़ हैं, इंडियन कपड़े पहनने के बाद अगर हम कहीं किसी इवेंट में जा रहे हैं, साड़ी के साथ कौन चश्मा लगाना चाहता है? कोई भी नहीं। जो लोग एक्टिव हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, लोग स्पोर्ट्स कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, 60s में भी हमारी आज एक्टिव लाइफस्टाइल है। अगर स्पेक्स से हमें कंप्लीट छुट्टी मिल जाए तो ये सभी लोग चाहते हैं और लोग इस चीज़ को ऑप्ट कर रहे हैं। मल्टीफोकल लेंसेज जैसे कि बाईफोकल और ट्राईफोकल वैरायटी में आते हैं, इनकी ना एक छोटी कमी ये है कि ये लेंस लाइट को डिवाइड करता है, दूर की भी और नज़दीक की भी। इसमें ये रिंग्स जो है, छल्ले, ये नज़दीक की अच्छी विजन तो दे रहे हैं, लेकिन जब वातावरण में आपके आसपास में कमरे में लाइट कम है या आप सड़क पे चल रहे हैं अंधेरे रात के समय में,
तो आपको ये लेंसेज की कमी नजर आती है कि लाइट्स के अराउंड आपको थोड़े से छल्ले से नजर आ Wings सकते दिखाई हैं, देते हैं। विंग्स नजर आए। इनको हम हेलोज बोलते हैं। अच्छा, लाइटों का थोड़ा फैलना इनमें ज्यादा होता है, अंधेरे में थोड़ा पढ़ना मुश्किल होता है क्योंकि इस लेंस को चाहिए ज्यादा लाइट। लाइट चाहिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब EDOF लेंसेज आए हैं, ओके। एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज। इन लेंसेज में रिंग्स नहीं होते। इन ये लेंसेज इससे एडवांस इन दोनों से, मतलब मल्टीफोकल से एडवांस है EDOF। देखिए, ये जो लेंस है ना, ये हाँ। आईफोन नहीं है कि 15 से एडवांस है, 15 प्रो, 16 से 16। करेक्ट लेंस का चुनाव करेक्ट पेशेंट के लिए करना जरूरी है। ठीक है। एक पेशेंट जिसकी आंख में कुछ प्रॉब्लम्स कैटरैक्ट के अलावा भी हैं, जैसे कि ग्लोकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, कॉर्निया में कोई डैमेज, उनके लिए मोनोफोकल लेंस ही बेस्ट है। 100% लाइट दूर के लिए यूटिलाइज कीजिए। जिस डिस्टेंस पे देखना है उस नंबर का चश्मा लगाइए ताकि आपके आंख की बाकी बीमारियों में लेंस बाधा ना बने। ओके। जिसको रात में गाड़ी नहीं चलानी है, जिसको चश्मा एकदम नहीं पहनना है, उसके लिए मल्टीफोकल लेंस बेस्ट है। जैसे कि लेडीज, जैसे कि 65 प्लस के लोग जिन्होंने रात में टिपिकली गाड़ी नहीं चलानी है, वो मल्टीफोकल लेंस से सबसे ज़्यादा खुश होने वाले। और EDOF लेंसेज, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज, ये दूर के साथ इंटरमीडिएट की विजन बहुत अच्छी देते हैं। पास के लिए आपको फाइन प्रिंट देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। मोनोफोकल लेंस के साथ 2.5 नंबर का, तो इस लेंस के साथ 1 से 1.5 नंबर का। 1-1.5 नंबर का मतलब यह है आप अखबार की हेडलाइंस, सब हेडिंग और मोटा मोटा प्रिंट फिर भी बिना चश्मे के पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें मल्टीफोकल जैसे डाउन साइड्स नहीं है, नाइट ड्राइविंग में ये तंग नहीं करते। तो आप डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट आपको चूज करना है। अब ये लेंस का चॉइस जो है ना, ये स्पेसिफिकेशन देख के खरीदने वाली चीज नहीं है। ओके। ये एक डॉक्टर आर्ट डिसाइड है। करेगा। नहीं, हम मिलके डिसाइड करेंगे। अच्छा। मेरे को जानना होगा कि कि आपको द्विवेदी जी आप करते क्या है, क्यों करते हैं, हाँ। कितना करते हैं, चश्मे से कितना छुटकारा चाहते हैं और इसके लिए क्या कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। ओके। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। म्यूचुअल बातें होंगी, उसके बाद डिसाइड आपके लाइफस्टाइल से हम उस लेंस को मैच करेंगे, सेटिस्फैक्शन ज्यादा लेकिन होगा। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। बिना डॉक्टर के पास जाए आप ये डिसाइड मत कीजिए जाके कि कौन सा लेंस आपको करेक्ट। इस्तेमाल करना है। सर एक सवाल और मेरा, मैं छोटे छोटे ऐसे सवाल पूछूंगा जो लोगों से जुड़े हुए हैं। हमको कितनी डिस्टेंस से पढ़ना चाहिए? क्योंकि बहुत से बच्चे देखता हूँ ऐसे घुस जाते हैं बिल्कुल। क्या उनको कोई प्रॉब्लम है? या बहुत से लोग बहुत दूर से पढ़ते हैं, क्या उनको कोई प्रॉब्लम है? एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए रीडिंग के लिए, मोबाइल के लिए, बुक के लिए? हमारी रीडिंग डिस्टेंस 30 से 40 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। अच्छा। कुदरत ने हमारी आंख को बनाया ही नहीं है 30 सेंटीमीटर से कम देखने के लिए। ओके। अगर आप बहुत नज़दीक से देख रहे हैं तो आप अपनी आंखों पे बहुत ज़्यादा जोर डाल रहे हैं। बहुत नज़दीक से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको अपनी आंख टेस्ट करानी चाहिए। उनको ज़रूर दूर का नंबर होगा, इसी वजह से वो इतना पास का देख पा रहे हैं। ठीक है। और उनको दूर का जो धुंधला दिख रहा है वो उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमेशा इतना ही देखा है। उनको क्या पता कि भाई मुझे जो HD दिख रहा है किसी को 4K भी दिखता है। सही जांच बात। करने सही बात से एक बार जांच करेंगे तभी ना पता तभी चले। पता चलेगा। और जो आप लोगों को देखते हैं कैसे दूर करके देखते हैं, ये सब हमारी तरह 40 प्लस है। इनकी आंख की मसल जो है अब वीक होनी शुरू हो गई है। हाँ। इनको 30 सेंटीमीटर जो कंफर्टेबल डिस्टेंस है उसको देखने के लिए चश्मा लगाना होगा। अब ठीक है भाई, आप मत लगाइए, थोड़ा ऐसे कर लीजिए, थोड़ा ऐसे कर लीजिए 45 तक। अब 45 के बाद तो हाथ की रीच से निकल जाएगा, फिर लगाना पड़ेगा चश्मा। आप सही कह रहे हैं। मैं जब कई बार मुझे सुबह होता है, स्पेशली मॉर्निंग में जी। जब पढ़ना होता है तो इतनी पास से नहीं दिखाई दे, ये स्टैंडर्ड है। तो थोड़ा दूर करता हूँ, दिखता है। मेरा 0.5 या 0.75 का है, नज़दीक का। अब ये बताइए कि अगर कोई इंसान सर्जरी कराने जा रहा है अपने माता पिता को लेके, तो कौन से 5 सवाल डॉक्टर से पूछने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है जी। ऑपरेशन से पहले देखिए, फर्स्ट सवाल तो ये पूछने की ज़रूरत है कि जो इनका सफ़ेद मोतिया है क्या ये ऑपरेशन करने लायक हो गया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अर्ली स्टेज में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना ज़रूरी नहीं है। चश्मा चेंज करने से भी काम चलेगा। और हम मोतियाबिंद कितनी स्पीड से बढ़ रहा है ये ना आपको पता है ना आपके डॉक्टर को। ठीक है। डॉक्टर भी जांच करके ये देख रहा आज कितना है। अगर वो मोतियाबिंद सिग्निफिकेंट है तो उसका ऑपरेशन होना ही है, तो आपके डॉक्टर आपको बता देंगे। अगर रुकने लायक है तो आपको बता देंगे। अगर बहुत एडवांस स्टेज में चला गया और गंभीर है कि जल्द ही करना है तो भी आपके डॉक्टर आपको बता देंगे। सो नंबर 1 क्वेश्चन, टाइमिंग ऑफ सर्जरी। दूसरा सवाल ये है कि क्या मेरी आंख में मोतियाबिंद के अलावा और कोई अन्य बीमारी तो नहीं है, और क्या एक अच्छे मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर साहब आपको उम्मीद है
कि मेरे को बहुत अच्छी नज़र आने वाली है। ठीक है। तो ये हो गया प्रोग्नोसिस। तीसरा सवाल ये है कि मेरे लाइफस्टाइल के मुताबिक क्या मैं चश्मा हटाने वाले लेंसेज चूज कर सकता हूँ? क्या मेरी आंख भी आपको इसकी अनुमति देती है, या मेरी आंख में कोई ऐसी परेशानी है कि मैं चश्मा हटाने वाले लेंसेज के साथ फ्यूचर में दुखी होने वाला हूँ, या मेडिकली मेरे लिए बहुत अच्छे नहीं है। ओके। चौथा सवाल ये है कि आपको जो मैं ऑपरेशन कराने जा रहा हूँ भाई उसका खर्च कितना है, ओवरऑल क्या वो मेरी पॉकेट से मैच करता है? भाई मोतियाबिंद आपको है, मोतिया हटना चाहिए, लेंस लगना चाहिए, कल से दिखना चाहिए, और ये मेरे पॉकेट में फिट आना चाहिए। बिल्कुल। ये भी तो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और जो मुझे लगता है पांचवा सवाल तो बहुत जो इंटेलिजेंट और बहुत इन्फॉर्म्ड पेशेंट्स हैं ना वो पूछते हैं। ये सब कुछ करने के बाद एक लास्ट में कई बार पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये हमने चूज़ भी कर लिया, ये महंगा भी है, अच्छा भी है, इसके फीचर्स भी समझ में आ गए और हम ये खर्चा करने को तैयार भी हैं, लेकिन क्या कोई इससे सस्ता ऑप्शन भी है जो कि ये सेम चीज़ कर सकता है? क्योंकि हर चीज़ के सस्ते ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, पॉसिबल होता है। अगर एक पेशेंट के पास बहुत खर्चा करने के लिए नहीं है, उसका भी चश्मा हट सकता है। इंटरनेशनल लेंसेज कुछ महंगे हैं, कुछ इंडियन लेंसेज कम महंगे हैं, ट्राईफोकल की जगह बाईफोकल लेंस यूज़ करा जा सकता है, ईडॉफ लेंसेज इतने कैटेगरीज के। सो ये पेशेंट टू पेशेंट मतलब अच्छा हुआ है। साथ ही साथ आपको अपनी इंश्योरेंस कवरेज के बारे में भी पूछना चाहिए, ये जानना चाहिए कि क्या आपकी जो इंश्योरेंस है उसका हॉस्पिटल के साथ टाई अप है, और जो आप लेंस चूज़ कर रहे हैं, जो आप प्रोसीजर चूज़ कर रहे हैं, क्या वो आपकी इंश्योरेंस कवरेज में कवर होगा? अगर नहीं होगा तो किस लिमिट तक कवर होगा? अगर आपको आउट ऑफ पॉकेट खर्चा करना है तो लगभग कितना खर्चा आने वाला है? ये सारी चीज़ें तो जाननी चाहिए। सर कॉस्टिंग की बात की आपने, कहीं कैटरेक्ट का ऑपरेशन 20,000 में हो जाता है, कहीं 1.5 लाख भी लगते हैं, 2 लाख भी लगते हैं, तो इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ जाता है? देखिए कैटरेक्ट सर्जरी पहले तो एक एक आंख की एक समय पे की जाती है, तो ये आपका कहना एकदम सही है कि कैटरेक्ट का ऑपरेशन 20,000 रुपये से लेके 1.5 से 2 लाख तक भी जा सकता है। हमारे हॉस्पिटल में भी ऐसे ही होता है, और 20,000 से कम में भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है। कैटरेक्ट सर्जरी के अंदर देखिए कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व है। सर्जरी, हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल भी किसी जगह पे चल रहा होगा, उसका रेंट, सर्जन जो कर रहा है उसकी एक सर्जन फीस, जो उसके साथ सपोर्ट स्टाफ कर रहा है उन सब लोगों की सैलरीज, सर्जरी में इस्तेमाल होने वाला सामान, प्लस एक लेंस का कॉस्ट। ठीक है, ये सब कुछ मिला करके एक सर्जरी का पैकेज बनता है जिसकी ये लगभग कॉस्ट है। अगर आप सर्जरी के अंदर कोई एक्सपेंसिव लेंस चूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर हम सर्जरी के अंदर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका कुछ हद तक कॉस्ट बढ़ जाएगा। इंश्योरेंस का कवरेज कैटरेक्ट सर्जरी में अच्छे से होता है। इंश्योरेंस टिपिकली 20-25 हज़ार से लेकर के 40-45 हज़ार रुपये तक कैटरेक्ट सर्जरी का पे करती है, वेरिंग ऑन पॉलिसी टू पॉलिसी। यूजुअली मोनोफोकल लेंसेज का ही पे करती है, बाकी कुछ पॉलिसीज में 1-1.5 लाख 2 लाख तक भी कवरेज होता है। सो इट कैन वेरी अ लॉट। हाँ जी। अब ये सर्जरी जो है, आप AI सर्जरी, लेजर सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, अब हम जैसे इंसान तो समझ ही नहीं पाते कि आप किस तरीके से कर रहे हो, तो कैसे समझे कि आप क्या कर रहे हो और इनका साइंस कितना है? साइंस है भी या? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए आजकल ना मार्केटिंग का चलन है जी, तो एक ही चीज़ के ना 4-4, 5-5, 6-6 अलग अलग नाम बना करके कंफ्यूज कर दो। कंफ्यूज कर दोगे पेशेंट को तो आप फिर कुछ भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैंने सर्जरी बताया 3 सरल पार्ट्स में है। आँख की प्रिपरेशन, मतलब आँख के अंदर एंट्री, मोतियाबिंद के अंदर एंट्री, मोतियाबिंद के टुकड़े। सेकेंड पार्ट वैक्यूम करके मोतियाबिंद को निकालना, और थर्ड पार्ट आँख में डलने वाला लेंस। अब ये AI वाला, रोबोटिक वाला, लेज़र वाला, ये सब चीज़ें आँख के सर्जरी का फर्स्ट पार्ट के लिए है प्रिपरेशन। अब मैंने साधारण एक सिंपल सर्जरी जो करनी है उसके अंदर आँख के अंदर जाने का रास्ता, मोतियाबिंद के अंदर 5 मिलीमीटर की ओपनिंग और लेंस के टुकड़े, ये टूल से अपने हाथों से करनी है। इसी चीज़ को हम एक लेज़र मशीन से भी कर सकते हैं। ये बहुत एडवांस लेज़र मशीन है। ये आँख को स्कैन करती है, इसका एक 3D मॉडल कंप्यूटर पे बनाती है, और लेज़र से आँख में 2 मिलीमीटर की एंट्री, लेज़र से 5 मिलीमीटर की परफेक्ट सर्कुलर ओपनिंग, लेज़र से कैटरैक्ट के 6 टुकड़े, मतलब जैसे आम है, लेज़र करके उसको संतरा बना दिया, उसकी टुकड़े। सो जब हम अंदर जाएंगे तो आधा काम ऑलरेडी हो रखा है। अगर मैंने एक साल में 2 से 3 हज़ार ऑपरेशन करने हैं तो मेरा सर्कल हमेशा हाथ से परफेक्ट बनेगा या नहीं, वो ह्यूमन एरर को कम करने के लिए ये लेज़र मशीन का इस्तेमाल हो रहा है।
ये लेज़र मशीन का एक एडिशनल 40 से 50 हज़ार रुपये का कॉस्ट होगा पर आई ओ, इस प्रोसीजर को यूज़ करना। हम्म, और ये एडवांटेज जो है ये मुझे देगा मेरी गलती के लिए। हम्म, आपकी आंख में से तो सिर्फ मोतिया निकलना है, लेंस लगना है, हम्म। आपको नज़र उससे आएगी। तो मतलब अगर कुल आपके मिला सर्जन लो ने केवल अच्छा- खर्चा बढ़ाएगा। खर्चा नहीं, दूसरा मुझे लगता है जो थोड़ा मैं कहना नहीं चाहिए, जो इम्परफेक्ट है, जिसको डाउट हो कि मैं कुछ कर सकता हूँ, उसके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सर ऐसा नहीं है, देखिए हाँ। आप गाड़ी चलाते हैं, हम्म, मारुति भी आती है, मर्सिडीज भी आती है। हम्म, अब मारुति की गाड़ी 8 से 10 लाख रुपए की है और मर्सिडीज की गाड़ी 80 से 1 करोड़ रुपए की है। ठीक है, इनमें क्या फ़र्क है? वही 4 पहिए हैं, वही 4 सीट है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक दोनों आपको पहुंचा देती है। हम्म, ठीक है, उसमें थोड़ी लग्जरी है, हर चीज़ हाथ लगाते हैं, वो अच्छी है। हम्म, लेकिन मैक्सिमम खर्चा अगर आप कार मैन्युफैक्चरर से पूछोगे हम्म, कि भाई इतना महंगा क्या है, लोहा ही तो है, हम्म, वो बताएगा सर इसके अंदर सेफ्टी के ऊपर खर्चा किया गया है। हाँ, जिस दिन एक्सीडेंट होगा तब पता चलेगा। तब फर्क पता चलेगा। तो ये 40,000 रुपए जो आप एक्स्ट्रा खर्च रहे हैं, 40-50 हज़ार रुपए रोबोटिक लेजर सर्जरी के, और ये नाम एआई वाला, रोबोटिक वाला, ये सब इस तरह से नहीं करना चाहिए। एक लेजर टेक्नोलॉजी है जो थोड़ी सेफ्टी बढ़ाती है, उस एक लग्जरी है जो कि सेफ्टी इंक्रीज करती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको ये करना चाहिए, नहीं तो आप एक किसी भी अच्छे सर्जन से कराएंगे, आपको सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है एज लॉन्ग एज अच्छी सर्जरी हो गई। ओके। सर एक सवाल मेरा है जो सबसे जुड़ा हुआ है हमारा, कलर ब्लाइंडनेस या रतौंधी, ये क्या है? क्या ये ट्रीटेबल है? सर कलर ब्लाइंडनेस का अच्छा सवाल है ये, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस देखिए एक तो कॉमन चीज़ नहीं है। इसके अंदर क्या है, हमारी आँख के पर्दे में कुछ लेयर्स होती हैं रॉड्स एंड कोन्स की। ये सेल्स जो है, इसमें जो कोन्स हैं स्पेसिफिकली, ये कलर्स पहचानते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के अंदर ये कोन्स डिफेक्टिव होते हैं और वो रेड और ग्रीन, सबसे कॉमन रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। इन पेशेंट से अगर आप पूछेंगे हाँ। तो उनको पता रहेगा कि डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन को मैं डिफरेंशिएट करने में, मतलब ग्रीन कितना, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, पैरेट ग्रीन, इनको अलग अलग बताना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक बीमारी है, यूजुअली फैमिलीज में चलती है। इसका कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। नहीं। अब एक और बीमारी होती है स्क्विंट होना, आंखों का भैंगापन, वो क्यों होता है? क्या वो ट्रीटेबल है? हमारी दोनों आइज, तो भगवान ने हमें 2 कैमरा दिए हाँ। 3D देखने के लिए। ये दोनों आइज अगर अच्छे फोकस में है और हमारे को अच्छी क्लैरिटी से दिख रहा है तो ये अलाइनमेंट में रहते हैं। इसको अलाइन रखने के लिए भगवान ने हमें कुछ मांसपेशियां दी है। क्लैरिटी से अगर हमारे माइंड को सब कुछ दिख रहा है तो ये अलाइन रहेगी। अगर दोनों आँख के चश्मे के नंबर में बचपन में ही कुछ फ़र्क है, दोनों की क्लैरिटी में बचपन में ही कुछ फ़र्क है, नसों में कुछ प्रॉब्लम है या मांसपेशियों के जोर में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसमें भैंगापन अंदर की तरफ या बाहर की तरफ हो सकता है। स्क्विंट का पहले तो कारण जानना ज़रूरी है, इसको अर्ली पकड़ना बचपन में ज़रूरी है। स्क्विंट के अलग आई स्पेशलिस्ट होते हैं, हमारी टीम में 2 स्क्विंट स्पेशलिस्ट हैं जो कि सिर्फ बच्चों को ही ट्रीट करते हैं। उनकी आंखों का चश्मे का नंबर निकालना भी मुश्किल है, बट वो नंबर निकाल करके उनको चश्मा पहनाते हैं। आई एक्सरसाइजेस से काफ़ी हद तक स्क्विंट इम्प्रूव हो सकता है, और अगर स्क्विंट नहीं कंप्लीटली इम्प्रूव हो रहा तो उसकी सर्जरी करी जा सकती है। बहुत सरल सर्जरी है, 15 से 20 मिनट, आधे घंटे की सर्जरी के बाद इमीडिएटली विद इन 4 to 5 डेज रिजल्ट्स आ जाते हैं और स्क्विंट एकदम सीधा दिखने लगता है, कॉस्मेटिकली भी, और पेशेंट फिर दोनों आइज यूज़ भी कर पाते हैं। सर कॉस्मेटिक्स के लिए कॉन्टैक्ट लेंस लगाना क्या आंखों को नुकसान करता है? कॉन्टैक्ट लेंस बहुत बढ़िया चीज़ है, और अगर आप सोशल मीडिया पे ऑनलाइन जाके देखेंगे तो आपको ये लगेगा नए नए कॉन्टैक्ट लेंस तो एकदम पाप है। लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस के साथ बहुत सारे लेकिन जुड़े हुए हैं। अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंस डेली यूज़ करना है तो आपको उसका केयर करना होगा। ये एक फॉरेन चीज़ है जो आप आँख में लगा रहे हैं, आँख का भाग नहीं है। ये लेंस अगर आपको इरिटेशन दे रहा है तो आपने इसको नहीं लगाना। अगर आँख लाल हो रही है, पानी आ रहा है, दर्द कर रही है, तो आपको लेंस को तुरंत निकालना है। लेंस पहन करके रात में कभी नहीं सोना। लेंस को लगाने से पहले हाथों को हमेशा धोना है। लेंस उतारते समय हाथों को हमेशा धोना है। इसको अच्छे साफ सोल्यूशन में हमेशा रखना है। इन जनरल लेंस यूज़ 8 to 10 आवर्स से ज़्यादा दिन के समय में नहीं करना चाहिए, और इसको क्लीन सॉल्यूशन में रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके डिस्पोजेबल लेंसेज का इस्तेमाल करो ताकि थोड़ा केयर कम करना पड़े। अगर लगा के सो गए तो क्या होगा सर? आँख लेंस लगा के सो हो सकता है एक आध बार कुछ ना हो। देखिए हमारी जो पूरा शरीर है इसको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ये ऑक्सीजन हमें कैसे मिलती है? हम सांस लेते हैं और वो छाती में जाती है, वहाँ से ब्लड में जाती है और हर जगह पहुँचती है। हमारी आँख का जो कॉर्निया है, जो फ्रंट की लेयर है, ये एकमात्र ऐसा ऑर्गन है
जिसमें कि ब्लड की कोई सप्लाई नहीं। अच्छा, ये डायरेक्ट सांस हवा से लेती है, ठीक है। ये भगवान की दी हुई बहुत मज़ेदार टेक्नोलॉजी है कि ये डायरेक्ट हवा से ही सांस लेती है। जब आप लेंस उसके ऊपर पहना देते हैं तो उसका दम घुट जाता है, उसको सांस आनी बंद हो जाती है। जब आप इसको 24 घंटे के लिए लगा लेते हैं लेंस को, तो उसको बिल्कुल सांस आना बंद हो जाता है। कॉर्निया का इम्यूनिटी घट जाता है, उसमें इन्फेक्शंस का चांस बढ़ जाता है। हो सकता है एक आध बार आप लेंस लगा के सोए हो, कुछ ना हो, लेकिन आप कल लेंस लगा के सोएंगे तो परसों ही कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इसके चांसेस बहुत सीरियस है। पॉडकास्ट का सर ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे। एक बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कहा कि एक सीबॉक्थॉन है जो हर अंग के लिए रामबाण है। तो आपसे बस ये जानना चाहेंगे, क्या आंखों के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी है, और क्या सीबॉक्थॉन भी हमारे लिए कोई हेल्प कर सकता है आंखों के लिए? देखिए, आँखों के लिए विटामिन कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें विटामिन ए का नाम सबसे ज़्यादा आता है। विटामिन ए की मात्रा अगर बचपन से ही कम हो तो आँख के अंदर ड्राइनेस ज़्यादा होगी, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। ये प्रॉब्लम 70 और 80 के दशक में बहुत ज़्यादा सीरियस रही, ठीक है। हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे यहाँ पे बहुत पॉवर्टी थी, बहुत मैल न्यूट्रिशन, बहुत अंडर न्यूट्रिशन रहा है। आज हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो डाइटरी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी एक चीज़ जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलूँगा ना, वो ये है, ऐसी कोई संजीवनी बूटी नहीं मिली है रामायण के समय से लेके अभी तक जो कि सही में संजीवनी बूटी है। ओके। सीबॉक्थॉन मैंने भी सुना कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, अब मैं न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट हमने ढूंढा, समझा कि भाई इसकी रिसर्च क्या कहती है। इसमें विटामिन ए बहुत है, इसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो कि नॉर्मली वेजिटेरियन सोर्स में नहीं मिलते। तो ये बहुत ही अच्छा सुपर फूड है। आप इसको खाएंगे तो आप तंदुरुस्त रहेंगे, आप सेहतमंद रहेंगे। लेकिन आप समझिएगा कि पौष्टिक आहार पैसे की तरह है। इसको लेने से आप मतलब आप समझिए कि आप इस धन इकट्ठा करने से खुश नहीं हो सकते हैं। आप अगर बहुत पौष्टिक आहार खा रहे हैं, उससे आप रोग को दूर नहीं कर सकते, उसका चांस कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बीमारी रोग हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट खाने पीने से नहीं होगा, इलाज जरूरी है। अगर आप दुखी हैं उसका इलाज पैसे से नहीं होगा, उसका इलाज आपको इलाज की तरह ही कराना है। सो सुपर फूड पर विटामिन ए की जो हमारी कमी है वो पूरी कर सकता है, वो अगर कमी है तो। जी, विटामिन ए की कमी तो डेफिनेटली पूरी कर सकता है। अच्छा है, जो जितनी भी हमारे पास इस तरह के सुपर फूड्स हैं, इन सब का कुछ हद तक बेनिफिट है, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो जरूर उसके पीछे कुछ रिसर्च भी रही होगी। एग्जैक्टली। बट बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते सुपर फूड्स, ये हमें समझना जरूरी है। रिसर्च सर है, मैंने पढ़ा उसके बारे में, जैसे आपने पढ़ा मैंने पढ़ा सीबॉक्थॉन, तो वो बहुत एंशिएंट तिब्बत में यूज़ होता था, उसकी मेडिसिन बनती थी और आज भी बहुत सारी बनती है, और प्रॉपर रिसर्च पेपर छपे हुए हैं कई जगह जिसमें लिखा हुआ है किन किन बीमारियों के, जैसा आपने कहा, प्रिवेंशन में काम करता है। वो एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है, प्रिवेंटेटिव मेडिसिन है कि आप उसको लेंगे। अब हम लोग नहीं मिलता हमको विटामिन ए उतना, तो उसको अगर आपने पी लिया या खा लिया तो शायद वो कमी पूरी करता हो। बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए जी। आप समझिए, मैं आपको एक सिंपल उदाहरण और दूंगा। जैसे हम जानते हैं कि हल्दी में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, तो आपको चोट लग जाए आप उस पर हल्दी लगा लीजिए। ये पुराने ज़माने से, हमारी नानी दादी के ज़माने से ये चला आ रहा है। तो हल्दी लगाने से क्या होगा? एंटीसेप्टिक, इन्फेक्शन नहीं होगा। अभी मार्केट में एंटीसेप्टिक मिलता है, वो एंटीसेप्टिक जो है वो मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोल्ड है। अगर उसको लगाने से वो काम नहीं करा तो कंपनी बंद हो जाएगी। हल्दी जो है वो किराने की दुकान पे मिल रही है, वो एंटीसेप्टिक के लिए तो कंट्रोल नहीं है, उसको लगा के भी इन्फेक्शन हुआ तो आप किसको पकड़ेंगे? तो जो चीज़ का इलाज हमें मिल गया है उसके लिए हमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रिवेंटिव मेडिसिन में आप जितना काम करेंगे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, अच्छा खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छे विचार रखिए। इस सब से आपकी उम्र, मतलब एजिंग स्लो डाउन होगी, आपकी बॉडी में डिजीज कम होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके लिए आपको आयुर्वेदिक या यूनानी या डॉक्टर होने की, मतलब जीनियस होने की जरूरत नहीं है, ये तो सभी को मालूम है जी। नहीं, ये सीबॉक्थॉन एक्चुअली सर नई चीज़ है, पहले था बहुत दिनों से हमारे, लेकिन पिछले कुछ टाइम में बहुत चीज़ें चली हैं इस पर कि ये आता है, ये आता है। और हमने भी कई बार देखा, पढ़ा, टेस्ट किया, बड़ा विटामिन सी बहुत है उसके अंदर। जी, विटामिन सी और ए दोनों है उसमें। देखिए, विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। अगर हम विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि वाटर सॉल्युबल है। अगर आप किसी सोर्स से बहुत ज़्यादा विटामिन सी ले रहे हैं उसका नुकसान कुछ नहीं है, जितना बॉडी को चाहिए वो मिल जाएगा, एक्सेस यूरिन में निकल जाएगा। अच्छा, ऐसा होता है?
लेकिन विटामिन सी की कमी से आपकी इम्यूनिटी लोअर होगी, आपको खांसी जुकाम बुखार जल्दी होगा, इन्फेक्शन जल्दी पकड़ेंगे। तो सर आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई, और जो लोग जानना चाहते हैं कि अगर हमको ये प्रॉब्लम हुई, कैटरेक्ट है या दूसरी चीज़ें हैं, तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, पॉडकास्ट को। भगवान ना करे अगर कोई आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो से आपको शायद पॉडकास्ट से आपको मदद मिलेगी, और डॉक्टर रतिन से भी आप संपर्क कर सकते हैं दिखाने के लिए अपनी आंखों को। और प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद ही कोई भी अपनी आंखों के साथ आप छेड़छाड़ करें, ऐसे ना करें कि जाके ओवर टू द काउंटर जो दवाएं मिलती हैं वो डाल लें आकर के। ऐसा मत करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और बाकी कोई आपके सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, हम पूछ के जवाब देंगे। मोतियाबिंद पकने मत दें, समय पे इलाज करा लें, और इलाज बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा है। आप रितिन जी से संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे भी होगा और डिस्क्रिप्शन में भी होगा। बस एक चीज़ कहना है कि सस्ता शरीर सबसे महंगा है, उसके लिए सब कुछ सस्ता है दुनिया में, तो उसका ध्यान रखें। बहुत थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।